उत्तराखंड। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। और आज उत्तराखंड में बीते दिनों जो पंचायत चुनाव गुजरे हैं, उसके बाद जो परिस्थितियां हमारे प्रदेश में दिखी हैं, उन सभी समसामयिक विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में एक वरिष्ठ पत्रकार और सभी समसामयिक जो विषय होते हैं उन पे एक अच्छी पकड़ रखने वाले हमारे आदरणीय गजेंद्र राउत जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें एक शॉर्ट नोटिस पे समय दिया। थैंक यू। गजेंद्र भाई, कैसा महसूस हो रहा है उत्तराखंड को इस परिस्थिति में देख करके, एक पत्रकार की नज़र से और एक ऐसी नज़र से जो नज़र जो होती है बड़ी तोल के चीज़ों को रखती है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, और उस पर न सिर्फ तोलती है बल्कि उस पर अपनी राय भी रखती है। वो नज़र क्या देखती है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। दरअसल ये जो विषय आया कि उत्तराखंड में अपहरण हो गए हैं और लोगों को खरीदा जा रहा है और घसीट के ले जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, तमाम तरह की जो बातें आई हैं, ये आज आपको इसलिए दिखाई दे रही हैं कि आज आप 2025 में हैं और आप डिजिटल दौर में हैं। आज हर वो आदमी जिसके हाथ में फ़ोन है, वो एक अघोषित पत्रकार है। सड़क पर आप चल रहे हैं, कोई भी घटना दुर्घटना हो रही है तो तुरंत उसको जो है कवरेज मिलती है और उसको वायरल होता है और बड़े-बड़े टीवी चैनल उसको कवरेज देते हैं। यही घटनाक्रम जो आपने अभी 2 दिन पहले देखा कि भाई एक शिकायत की गई कि अपहरण हो गया है, तो ये अपहरण कोई नई बात नहीं है। ऐसे अपहरणों को हम उस दिन से देख रहे हैं जिस दिन से प्रदेश बना है और इस प्रदेश में हमने इस प्रकार के बहुत सारी घटनाएं देखी है। और आप ये मान सकते हैं कि जो सत्ताधारी दल हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, जो लोग राजनीति में हैं, वो अपना अपहरण करवा रहे हैं, अपने उद्देश्यों के लिए करवा रहे हैं। आपको ध्यान होगा जब पहला जो चुनाव हुआ था इस प्रदेश में 2002 में, उस चुनाव के बाद से ये परंपरा 2025 में हम आगे लगातार चल रही है। हम लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा कि 2007 में जब चुनाव परिणाम आ गए और भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, तो वो वहाँ से राजू भंडारी को लेकर आए। देहरादून में एक होटल में राजू भंडारी निर्दलीय चुनकर आए थे और उनको पकड़ के ले जाया गया, उनको फिर मंत्री बनाया गया। यही स्थिति दिवाकर भट्ट की थी, उनको भी ले जाया गया। और इससे और खतरनाक स्थिति तब आई जब जनरल खंडूड़ी मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उनको विधायक भी बनना था और इस काम के लिए देहरादून से सरकारी हेलीकॉप्टर गया। उपचुनाव के दौरान? नहीं, उपचुनाव कहाँ, मतलब मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीने बाद ही 6 महीने के भीतर आपको जो चुन कर आना होता है, तो यहाँ से सरकारी हेलीकॉप्टर गया और कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे स्वास्थ्य मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी वहां धुमाकोट से जनरल टीपीएस रावत को लेकर आए, जो कांग्रेस से दूसरी बार चुनकर आए थे। वो जो तिवारी सरकार थी, तिवारी सरकार में मिनिस्टर थे, दूसरी बार जो चुनकर आए तो सामान्य विधायक थे। तो उनको सरकारी हेलीकॉप्टर से लाया गया मुख्यमंत्री निवास और वहां पर उन्होंने जो है इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद जो है जनरल खंडूड़ी के लिए सीट खाली की गई और फिर उस अपहरण की घटना के बाद जो टीपीएस रावत है, टीपीएस रावत को लोकसभा भेजा गया। ये क्या है? ये दर्शा रहा है कि ये प्रदेश किस डायरेक्शन में उस दिन जाना शुरू हो गया था। लेकिन उस दिन आपको पता है कि न तो व्हाट्सएप था, न उस दिन जो है ये आपका फेसबुक था, न इंस्टाग्राम की तरह की चीजें थी। ये जो विषय आज आपके सामने इसलिए आ पा रहे हैं कि मैंने कहा ना, आप डिजिटल दौर में कुछ भी हो रहा हो तो सामने आ रहा है। और इस प्रकार का अपहरण होते आपने 2017 में भी देखा। आप पूछिए कि जो जिन यशपाल आर्य को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनको लीडर अपोजिशन बनाया, उनको मंत्री बनाया, सब कुछ उनको दिया, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जाकर वहां शामिल हो गए। किस कारण? कि उनको उनके बेटे के लिए टिकट चाहिए, उनको खुद के लिए टिकट चाहिए। उसके बाद दोनों भाई बेटे जीत कर आए भाजपा से, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत धामी सरकार में मंत्री रहे और उसके बाद जब आखिरी में लगा कि शायद इनकी सरकार वापसी नहीं करेगी तो वापस कांग्रेस में चले गए। और मजेदार बात, वही कांग्रेस जिसने उनको सामने फेस किया बीजेपी की सरकार के मंत्री के रूप में, वो उनको लीडर अपोजिशन बना दे रही है। तो इस प्रदेश के भीतर ये अपहरण की घटनाएं पहली बार नहीं हुई है। हमने तो 9 विधायकों को एक साथ हाउस के अंदर कैद होते हुए, अपने आप को कैद करते हुए देखा है। और हरीश रावत की सरकार जिस दिन विजय बावड़ा गिरवा रहे थे, हम वहां पे आपने देखा सुबोध उनियाल क्या कह रहे थे, हरक सिंह रावत कह रहे थे कि हमने सरकार गिरा दी। शैला रानी रावत से लेके कौन प्रणब चैंपियन से लेके शैलेंद्र मोहन सिंघल से, ये सब क्या था? और उसके बाद का परिदृश्य आपने तब भी देखा जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शक्ति परीक्षण हो रहा था। तो कांग्रेस की कृपा से जो रेखा आर्य विधायक बनी पहली बार जीवन में, वो उसी कांग्रेस के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करने जा रही है। दोनों तरफ से 8-8 विधायक खड़े कर रखे। इधर से जब भीमलाल आर्य जो
भाजपा से चुनकर गए, वो वहां कांग्रेस के लोगों के साथ वोट करने जा रहे हैं, खुलेआम बेच रहे हैं, खुलेआम मंडी लग रही है। तो इसलिए जो आज आपको ये परिदृश्य दिखाई दे रहा है कि भाई ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में ताकत झोंकी जा रही है, जिला पंचायत में झोंकी जा रही है, ये कुछ नहीं है। आप जरा पूछिए मनीष खंडूड़ी कहाँ है? मनीष खंडूड़ी को क्या मिला था? किस कारण उनको कांग्रेस का टिकट दे दिया गया? आज वो कहाँ है? वो कौन सी शर्त पर वहां चले गए? तो ये जो लोग हैं, जिन लोगों को हमने सत्ताएं सौंपी है, इन लोगों ने अपने अनुसार इन चीजों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया है। और यही जो आपको आज इस पंचायत चुनाव में दिखाई दे रहा है, इसको मैं 2002 से देख रहा हूं, इसलिए मुझे इसमें आश्चर्य नहीं हो रहा है। मेरा मानना है कि जो सत्ता है, सत्ता का जो चरित्र है वो तानाशाह होता है, लेकिन उससे बड़ा जो दर्दनाक और जो दुखदाई है वो विपक्ष का सत्ता के साथ मिल जाना है, वो मैं ज्यादा घातक मानता हूं। मैं उसी बात पे आप आ रहा था भाई कि इस जो पूरे घटनाक्रम हुआ, इसमें बीजेपी ने ये किया क्योंकि वो सत्ता में है और उसके बाद पूरा सिस्टम एक बना हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस ने घुटने टेके कि चाहे उनके वो अपने लोग हैं, चाहे उनके लिए लड़ना हो, जूझना हो और ये सारी चीज़ें करना हो, वो सिर्फ दिखावट, मेरे को तो दिखावटी लगा। क्यों लगा दिखावटी? कि आप पिछला अगर धामी जी वाला प्रकरण देख लें, जब धामी जी जीत करके आए, मुख्यमंत्री तो पहले थे, लेकिन उसके बाद जब अपनी सीट खोने के बाद भी मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद जब जीत करके आए, तो वहाँ जो कांग्रेस ने घुटने टेके हैं वो सारा प्रकरण सबके सामने है। तो कांग्रेस की इस स्थिति के लिए आपको क्या लगता है कि मीन्स क्या ये विपक्ष ना होना एक बड़ा घातक चीज हो रही है, या क्या ये दोनों पार्टियां मिलकर के जो दिल्ली से ऑपरेट हो रही हैं, ये दोनों पार्टियां मिलकर के इस प्रदेश की स्थिति को ऐसे ही बनाए रखना चाहती हैं कि भाई फुटबॉल बना रहे हैं प्रदेश दोनों के बीच में? इस प्रदेश को इन राजनीतिक दलों ने कुछ हिस्सों में बांटा हुआ है। एक को गढ़वाल कहते हैं, दूसरे को कुमाऊं कहते हैं, एक को मैदान कहते हैं, एक को पहाड़ कहते हैं, एक को गढ़वाली कहते हैं, एक को जो कुमाऊनी कहा जा रहा है। ये तो इसका सिंपल इन्होंने डिवीजन कर रखा है और इस ट्रैक पर वो जो है जो ये सब चीजों को बढ़ाते हैं। जो आपने कहा कि धामी के सामने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया गया, मजबूत कैंडिडेट, और मुझे याद है कि धामी को उसमें 90% से अधिक वोट पड़ा। ये पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा जब सुरेंद्र सिंह जीना की मौत हुई तो सुरेंद्र सिंह जीना जो है बीजेपी के कैंडिडेट थे। हरीश रावत का बयान आया कि हम तो जो है जीना जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो फिर आप क्यों लड़ रहे हैं? उनके खिलाफ जो 2 बार चुनाव हारे रंजीत सिंह रावत, रंजीत रावत ने मना कर दिया तो मयूख मेहर भाग गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं लड़ूंगा। इन लोगों ने एक सुविधा भोगी व्यवस्था बना दी है, क्योंकि इनको लगा कि सरकार तो उसी पक्ष की बनी हुई है, इनसे पंगा लेके कोई फायदा नहीं है, बहरहाल इनसे अपने काम करवाते जाएं। और पिछले 4 साल पुष्कर सिंह धामी को हो गए। इन 4 सालों में कांग्रेस पार्टी के लोग जो मुख्य विपक्षी दल कहे जाते हैं, आप सड़क से लेके सदन तक कभी भी आपको एग्रेशन नहीं दिखाई दिया। और उसी का तो परिणाम है कि लोकसभा में लगातार 3 बार आपकी हार हो गई, विधानसभा में पिछली बार आपके 11 विधायक आए, इस बार आपके 19-20 विधायक आए। लगातार 2 विधानसभा चुनाव आप हार गए, लोकसभा आप हार रहे हैं, निकाय में आपकी हार हो रही, पंचायत में आपके ये हाल हो रहे हैं। ये जो स्थिति है ये जनता भी देख रही है कि ये उनसे मिल गए हैं सरकार से। आप कह रहे हैं उनकी मतलब जो एग्रेशन है वो कमजोर है, उनका एग्रेशन नहीं दिखता है उनके अंदर। आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मैं आप पे भी सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, एग्रेशन तो वहां भी नहीं दिख रहा है, पत्रकारिता में भी एग्रेशन नहीं दिख रहा है। भाई कोई सवाल नहीं पूछता है कि एक जगह जहां से कोई व्यक्ति जीता हुआ है, वो जीता हुआ कैंडिडेट रिजाइन कर रहा है, और रिजाइन करने का मतलब क्या है कि धामी जी के लिए वो सीट छोड़नी है, इसलिए रिजाइन कर रहा है। पूरा जो टैक्स का पैसा जो चुनाव में खर्च हुआ और जो री इलेक्शन में दोबारा खर्च होगा, वो सब कुछ करवाने का, लेकिन हमारा जो जर्नलिस्ट एक जो पैनल है या जो पूरी पत्रकारिता है वो मौन है उस पे। या आज की डेट में अगर हम लोग प्रकरण देखें, चाहे वो प्रकरण आपका जो अभी कुमाऊं में प्रकरण घटा, नैनीताल में प्रकरण घटा, या चाहे वो धराली की बात कर रहे हैं, आपदाओं में हुई है, या लगातार जो हम देखते जा रहे हैं, पत्रकारिता तो एक तरह से बिल्कुल मौन हो रखी है इसके ऊपर। सरकारों ने पिछले कई सालों से, मैं तो इस बात को बहुत वर्षों से फेस कर रहा हूँ, उन्होंने अपने फायदे के लिए ये जो चौथा स्तंभ था, इस चौथा स्तंभ को अपने पक्ष में कर लिया है। और जो लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की जो भूमिका थी, उसका जो ऑक्सीजन पाइप है, वो आप ये मान के चलिए कि 80% से ज्यादा दबा हुआ है, वो सांस नहीं ले पा रहा है। और उसके लिए वो मीडिया हाउस, जिनका यहाँ कोई सरोकार नहीं है, वो अपनी यहाँ अखबारों के रूप में, टीवी चैनलों के रूप में
ये डिजिटल के रूप में और न्यूज़ पोर्टल तमाम तरह के जो अलग अलग रूपियाँ आए हैं, उन्होंने यहाँ इसको सिर्फ पैसा कमाने के जरिया मान लिया है। तो जब आपके जिस प्रदेश में इमोशन नहीं होंगे तो आप वहाँ की लड़ाई क्यों लड़ोगे? उत्तराखंड के इश्यूज पे उत्तराखंड का आदमी को तो दर्द हो सकता है, लेकिन जो आदमी उसको बिजनेस के तौर पे ले रहा है, जिसने उस अखबार को एक जो है धंधा मान के चलाया, उसके लिए कोई इमोशन नहीं है। उसकी तरफ से उत्तराखंड बर्बाद हो, सब लोग खत्म हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। उसने जो टारगेट उसको दिया गया है कि उसने हर महीने अपने अखबार के लिए 10-20 करोड़ रुपए के विज्ञापन जुटाने हैं, जो मीडिया मालिक आएगा उसके लिए ठहरने की व्यवस्था करनी है, उसने सरकार से उनको प्रोजेक्ट्स दिलाने हैं, वो उनको ये काम सौंप दिया गया। और इसीलिए आज जो आपको लगता है कि मीडिया के लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं या कम उठा पा रहे हैं, जो भी चीजें, हमने तो इसको तिवारी सरकार के दौरान से फेस किया है। जब नौछमी नारायण गाना नरेंद्र सिंह नेगी जी का आया था, तो सबसे पहले हम लोग थे जिन्होंने उसको कवर स्टोरी रूप में उससे पहले लेकर आए थे, जैनी प्रकरण को लेकर, कि भाई जब जैनी ने तिवारी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए कि तिवारी ने उनका एक्सटॉर्शन किया है, उसके बाद से तिवारी जी ने डीएम को आदेश कर दिया कि इनका आरएनआई कैंसिल कर दीजिए। हमने वो वक्त फेस किया। उसके बाद हमने देखा कि भगत सिंह कोश्यारी राज्यसभा सांसद हुए थे। कोश्यारी जी ने सवाल लगाया कि इन लोगों को किस शर्त के आधार पर विज्ञापन दिए जा रहे हैं, क्या है ये लेने के लिए काबिल है, नहीं है। निशंक जी की सरकार आई। निशंक की सरकार में जो है एक हाइड्रो पावर घोटाला हुआ और वो उनकी कुर्सी जाने का एक बड़ा कारण बना। उन्होंने यूपीसीएल के एमडी से हमारे ऊपर 2 करोड़ रुपए के मानहानि के मुकदमे किए, और वो इस देश के इतिहास में बड़ा शानदार वाकया है। गजेंद्र रावत, शिव प्रसाद सेमल और राजकुमार हमारे 3 मित्र थे, हम पे मुकदमा हो गया साहब। यूपीसीएल की ओर से वहां बाकायदा यूजेवीएनएल की वहां उसके जो 25% पैसे जमा करने पड़ते हैं, सरकारी खाते से 25 लाख रुपए जमा करा दिए। वाह, मतलब वो जो केस हुआ है, जी हाँ, वो इनडायरेक्टली सरकार की तरफ से हुआ। सरकार की तरफ से योगेंद्र प्रसाद थे वहां इनके एमडी, उनके नाम से हमारे ऊपर मुकदमा हो गया। वो मुकदमा बहुत लंबे समय तक चला, आखिर में उनकी हार हुई। इसका मतलब वो गलत थे, उन्होंने हमारे ऊपर जो आरोप लगाए कि हमारी मानहानि कर दी, गलत थे। वो पैसा सरकार का डूब गया। किसी ने ये नहीं पूछा कि निशंक सरकार में डिसीजन क्यों लिया गया, किसी ने ये नहीं पूछा कि योगेंद्र प्रसाद के पिताजी का पैसा थोड़ी था, वो उत्तराखंड के टैक्स पेयर का पैसा था। इसी प्रकार जब बहुगुणा जी की सरकार आई, बहुगुणा जी ने जो है सिर्फ इस कारण कि हम जो है आलोचक हैं, उन्होंने देहरादून के डीएम से बोल के हमारा आरएनआई कैंसिल करा दिया। हमने सुबोध नियाल जी से पूछा, उनके उस समय सुपर सीएम हुआ करते थे, हमने कहा भाई साहब ये क्या करवा रहे हो आप। उन्होंने, मैं तो बहुत अच्छी तरह, उन्होंने मुझे कहा कि तुमने ऐसा क्यों लिखा कि विजय बहुगुणा होली और दिवाली मनाने के लिए दिल्ली जाते हैं, उनका घर वहां है। मैं, ये तो सच्चाई है भाई, इसमें झूठ क्या है। तो बोला हर आदमी तो अपने घर परिवार बच्चों के जब पास जाता है। मैंने कहा जी जब उनको घर परिवार दिल्ली में वो करना है तो यहाँ मुख्यमंत्री क्यों बैठे हो। इस ग्राउंड पे आरएनआई कैंसिल कर दिया। बाद में हमने डीएम साहब को समझाया, हमने कहा भाई कोई ऐसा काम मत करो आप कि कल के दिन लोग इतिहास में आपको याद करें कि आप ऐसे गलत डिसीजन सरकार के दबाव में कर रहे हैं। अभी रिसेंट में पिछले साल की बात है, सारी देश दुनिया में केदारनाथ मंदिर में सोने के पीतल का प्रकरण आपने देखा। बिल्कुल, बड़ी बड़ी टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके नवभारत टाइम्स में बड़ी बड़ी खबरें छपी कि 224 किलो सोना था साहब। हमने भी लिखा। एकमात्र आदमी गजेंद्र रावत है जिसके ऊपर मुकदमा कर दिया, और मुकदमा क्या किया, धार्मिक भावना भड़काने का। गजेंद्र रावत ने किस धर्म को गाली दे दी। और तो और जिस आदमी के माध्यम से मुकदमा कराया, वो तत्कालीन जो अध्यक्ष है अजेंद्र जय, उन्होंने अपने जनसंपर्क अधिकारी से जो उनके थे उनसे करवाया। जब उसको एहसास हुआ कि गजेंद्र रावत फलां व्यक्ति है, इस प्रदेश की चिंता करने वाले लोगों में, वो उस थाने में गया और चिट्ठी लिख के आया। उसने कहा महाराज मेरे से गलती हो गई, मेरे को इस आदमी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी है। उन्होंने उसकी चिट्ठी को किनारे फेंक दिया और चार्जशीट लगा दी। ऐसे एक और झूठे प्रकरण में जहां हम कहीं थे ही नहीं, मतलब एक घटना घटी हमारे मोहल्ले में। वो बिल्डर था यहाँ पर महालक्ष्मी बिल्ड बैल वाला, वहां तोड़ फोड़ हो रही थी, तो मोहल्ले के लोगों ने शिकायत करी, पुलिस बुलाई। मैं उस घटनाक्रम में तब पहुंचा जब वहां पर जो है आरागर का पुलिस चौकी इंचार्ज आ गया। उसने बोला भाई साहब आप यहाँ कैसे। मैंने कहा हम इसी मोहल्ले में रहते हैं। मैंने चल क्या रहा है यहाँ पर। उस घटनाक्रम में एक झूठा मुकदमा 4 लोगों के ऊपर कर दिया और मेरे ऊपर कर दिया, जो मैं सबसे लास्ट में आ रहा। मुझे कह रहे हैं कि इन्होंने मारपीट कर दी, कागज छीन लिए और जान से मारने की धमकी दे दी। उस चार्जशीट को कोर्ट ने रिजेक्ट किया। इसके बाद यहाँ की जो मित्र पुलिस है, जो सरकारी पुलिस है, इन पुलिस के लोगों ने दोबारा वो चार्जशीट लगा दी। मतलब ये कहते हैं इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आलोचना मत करो आप। तो ये जो घटनाक्रम है कि जो लोग बोलने वाले लोग हैं, जो समाज के लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं, अगर आप उनको मुकदमों से डराएंगे तो ये भी एक चीज है कि बहुत समय से जो आपको लगता है कि भाई
कोई आदमी क्यों पचड़े में पड़े। जो लोग इस फील्ड में आज पत्रकारिता के फील्ड में हैं, उनको अपने बच्चे पालने हैं, अपने बच्चों का भविष्य देखना, अपना देखना है और ये देखना आगे कैसे बढ़े। तो इसीलिए जो 2025 तक जो पत्रकारिता आ गई है, उसमें आपको इस बात की कमी दिखाई दे रही है कि जो जनता के सवाल हैं वो नहीं आ पा रहे हैं और एक प्रकार से सरकार के पक्षीय सारा विषय हो गया है। और इसके पीछे जो असल जो सवाल है, असल सवाल ये कि जो लोग उत्तराखंड आंदोलन के दौरान के जो लोग थे, धीरे-धीरे लोग उनको भूल गए। अभी आप खड़े होकर किसी को पूछ लीजिए नई पीढ़ी के लोगों को कि भाई ये बताइए कि नित्यानंद स्वामी कौन थे? तो बड़ा एक वर्ग है जो नहीं जानता कि नित्यानंद स्वामी कौन थे। हरियाणा के आदमी को यहाँ क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया? वो बाद में आपने जब पिछले साल यहाँ पे देखा कि शंभू पासवान को क्यों बना दिया, बढ़ाना को आप क्यों ला गए? ये तमाम चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। और जब-जब सत्ताएँ इस प्रकार की जो तानाशाही वाला जो रवैया होता है उनका, मैंने पहले भी कहा ना कि सरकार के तानाशाह होने से खतरा नहीं है। खतरा इस बात से ज़्यादा है कि विपक्ष अगर सत्ता से मिल गया और उसने मीडिया का गला घोंट दिया, वो लोकतंत्र के लिए ज़्यादा घातक है। आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है जब सत्ता का चाटुकार हो जाए, जब सत्ता के जैसे बोलते हैं उसका सिरहाना बन जाए, तो वो ज़्यादा घातक होता है। लेकिन ये उत्तराखंड जो प्रदेश है, हम लोग यूपी में नहीं हैं, हम लोग पंजाब में नहीं हैं, हम लोग महाराष्ट्र में नहीं हैं कि जो देश के साथ बनने वाले प्रदेश रहे हैं। हम एक ऐसे प्रदेश में हैं जो एक बड़े आंदोलन से गुजरा, तब लोगों की डिमांड पे ये प्रदेश बना, शहादतें हुई, सब कुछ हुआ। एक पार्टी निकल के आती है, एक राजनीतिक दल निकल के आता है जो सबसे मजबूत विकल्प के तौर पे यहाँ पे दिखता है। अगर हम लोग बात करें उसके राष्ट्रीय दलों के सापेक्ष में अगर हम लोग बात करें, चाहे आप कोई भी प्रदेश ले लो, आप छत्तीसगढ़ ले लो, आप बिहार ले लीजिए, आप बंगाल ले लीजिए, साउथ के सदर्न जो पूरी बेल्ट है उसके आप प्रदेशों को ले लीजिए। अमूमन हर प्रदेश के अंदर जो क्षेत्रीय दल है वो एक मजबूत विकल्प है और मजबूत विपक्ष है। यहाँ उत्तराखंड में एक ऐसे वेव से जो प्रदेश निकला, उस प्रदेश के अंदर जो आंदोलन से निकला, उस प्रदेश के अंदर ये कमी दिख रही है कि अब वो प्रदेश जो है, क्षेत्रीय जो एक ताकत होनी चाहिए, उसका विकल्प नहीं दे पा रहा है। हमसे बाद में तेलंगाना राज्य बना। अभी मैं कुछ दिन हैदराबाद में रह के आया तो बहुत सारी चीज़ें देखने समझने को मिली। वहाँ पर भी हमने देखा कि शुरू के 2 टर्म में जो क्षेत्रीय दल वहाँ पर था, वो बहुत चीज़ों ने सरकार चलाई। लेकिन फिर वो धीरे करके वो कमज़ोर होते चले गए। वो सरकारों के ट्रैप में आने लग गए, कहीं उनके वाइड इंटरेस्ट हो गए, कहीं उनके लालच हो गए, कहीं उनके गलत काम हो गए। उन सब के कारण वो वहाँ पर जो है बाहर हो गए। इस प्रदेश में भी वही हुआ। आपने देखा कि जब जो पहला चुनाव हुआ 2002 वाला, तो आपने देखा यूकेडी के 4-5 विधायक जीत कर आ गए। आपको लगा ये निश्चित रूप से इनके अंदर हुप है। अब हमने देखा कि वो जो लोग चुन कर आए, वो तिवारी जी की गोद में जाकर बैठ गए। अगली बार जब गवर्नमेंट को बहुमत का क्राइसिस आ गया, तो दिवाकर भट्टमा मिनिस्टर हो गए। वो जो पुष्पेश त्रिपाठी से लेके और ओम गोपाल से लेके और सारे लोग उन्हीं के साथ खड़े हो गए। फिर आपने वो स्थिति देखी कि जो काशी सिंह है वो राज्य मंत्री बन गए उनकी सरकार में जाकर, और बीडी रतूड़ी साहब राज्य मंत्री जाकर बन गए। तो यूकेडी के खात्मे का वहां शुरुआत हुई। क्षेत्रीय ताकत का विषय था। और बाद में जो इनके सबसे मजबूत नेता अभी भी हैं, प्रीतम पंवार, वो भी जो है उनकी सरकार में मिनिस्टर बन गए, हरीश रावत और विजय बगोड़ा की सरकार के भीतर। आज की तारीख में यूकेडी का जो है सिंबल ही नहीं है, सिंबल खत्म हो गया। तो जो क्षेत्रीय ताकत वाला जो विषय है, निश्चित रूप से आपने अगर बिहार के अंदर देखा, आपने दिल्ली के अंदर देखा, आपने पंजाब के अंदर देखा, और साउथ में तो लगभग सभी जगह है जहां इन राष्ट्रीय पार्टियों की एंट्री नहीं हो पा रही है। वो उन क्षेत्रीय दलों की जो ताकत है वो हमें इस रूप में इसलिए दिखाई दी कि जो आज पुष्कर सिंह धामी है, जिनके पास 47 विधायकों का समर्थन है, जिनके सामने विपक्ष भी कुछ नहीं बोल रहा है, उनको देहरादून का डीएम, अगला डीएम मंगेश घिल्डियाल को बनाना या नहीं बनाना है, ये पूछने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। उनको टिहरी में किसको बनाना है, इनको हरिद्वार में किसको बनाना है, किसको पटवारी बनाना है, किसको कानून को कहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है, इस प्रकार की भी जो चाबी है वो दिल्ली में जिनका हाईकमान है उसने अपने पास रखी हुई है। और स्थिति ये है कि 3.5 साल का कार्यकाल हो गया, मंत्रिमंडल की 4 सीटें वैकेंट है। भाई ये लोकतंत्र में कहा जाता है कि आपको सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है। आज धामी जी के पास 36 विभाग है। अब आप ये पूछे कि जो उनसे पहले के जो 4 मंत्री थे वो आपने घर बैठा रखे हैं। मदन कौशिक घर बैठे हुए हैं, बिशन सिंह चुपाल घर बैठे हुए हैं, उधर अरविंद पांडे घर बैठे, वंशीधर जो भगत हैं वो घर बैठा रखे आपने। तो जो सत्ता, इससे ये नहीं है कि जनता इसी दुखी है, इनका जो मूल कार्यकर्ता है, इनका जो विधायक है, इनके वो लोग, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है ये किस प्रकार का शासन है
कि हमारे पास 47 विधायक हैं लेकिन मंत्रिमंडल भरने के लिए जो है व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जब तक ये प्रदेश दिल्ली से गवर्न होता रहेगा, मेरा मानना है कि इस प्रकार की दिक्कतें रहेंगी, तो और चाहे कितना भी बहुमत आपके पास आ जाएगा, उससे भला नहीं होने वाला। आप कह रहे हैं कि जब तक ये प्रदेश दिल्ली की हम लोग बात कर रहे हैं, जब मॉनिटरिंग जब दिल्ली से चल रही है, सारे काम दिल्ली से हो रहे हैं, आपने ब्यूरोक्रेसी पे भी बात करी कि किसका अपॉइंटमेंट होना है, ये दिल्ली तय कर रही है। आज जब हम लोग ये बैठ करके पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी आप और मैं जिक्र कर रहे थे उसी न्यूज़ का, अभी एक न्यूज़ आई कि जो प्रकरण नैनीताल में हुआ, आप ब्यूरोक्रेट्स को तो बचा रहे हैं, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, जिनको इवन कोर्ट ने ऑर्डर जिसको किया, एसएसपी की अगर हम लोग बात करें वहाँ के, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। थानेदार और सीओ जो है वो उनके ऊपर एक्शन ले लिया गया है। आपको ये जो परिस्थिति है उत्तराखंड की कि हम लोग शासन के गुलाम तो थे ही, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इस लेवल पे हावी है हमारे ऊपर और वो बिल्कुल सत्ता के नज़दीक होने का सुख भोग रही है ब्यूरोक्रेसी। क्या क्या नज़र है आपकी इस पे? क्या आपका सोचना है ये इस बात ट्रेनिंग पे? की कमी होती है। हमने देखा जब आप किसी पद पर बैठे हैं, भाई देव आप पॉडकास्ट करना ही आपने शुरू किया, आपने जब तक 10-20 पॉडकास्ट दूसरे लोगों के नहीं देख लिए, सीखे नहीं, 25 बार रिटेक नहीं किया, तो आपसे बार बार गलतियां होती जाएंगी। बिल्कुल। आप बार बार जब तक उससे नहीं सीखेंगे, आप कर नहीं पाएंगे। इस प्रदेश में या कहीं भी जो आपको लगता है कि आज नौकरशाही हावी है, उसके पीछे कारण यही तो है कि जो नियम कायदे कानून की जो परंपराओं की जो फाइल आपके सामने है, आप पढ़ नहीं रहे उसको। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने अभी देखा इस प्रदेश में। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है तेलंगाना को लेकर ही। उन्होंने कहा कि दल बदल को लेकर जो सरकार का और जो विधानसभा अध्यक्ष का जो रवैया है वो बेहद गलत है। उन्होंने कहा 6 महीने के भीतर सॉर्ट आउट होना चाहिए। उन विधायकों ने दल बदल किया और आप उनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां 12-15 विधायक दूसरे दल में चले गए, आप उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इस प्रदेश में पिछले 3.25 साल से खानपुर के विधायक उमेश कुमार के खिलाफ याचिका लगी दल बदल की। उसी सेम दल बदल की याचिका के ऊपर राम सिंह खेड़ा को बर्खास्त किया गया, प्रीतम पंवार को हटाया गया, राजकुमार थे पुरोला के विधायक उनको हटाया गया। तो जो दल बदल का कानून है सबके लिए समान है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी से है, कांग्रेस से, निर्दलीय है। जिस किसी व्यक्ति ने दल बदल कर दिया आपको उसको बाहर करना पड़ेगा। लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष उनकी फाइल को दबाकर बैठी हुई है, और वो इसलिए दबाकर बैठी हुई है कि जिस व्यक्ति ने इस प्रदेश में स्टिंग के माध्यम से इस प्रदेश को ग्रैब करने की कोशिश करी है, जो सबसे बड़े पीड़ित हैं उस स्टिंग के, हरीश रावत की बेटी उस सदन की विधायक है, उसी हरिद्वार से हैं। उन्होंने एक बार भी सदन में खड़े होकर नहीं कहा कि ये दल बदल की याचिका जो यहाँ लगाई गई है 1 दर्जन लोगों के माध्यम से, इस पे चर्चा क्यों नहीं है रे? तो जिनकी सगी बेटी उनके लिए सवाल नहीं उठा रही है, जिनके नेता प्रतिपक्ष मौन हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी के 20 विधायक मौन हो गए हैं, उस हाउस में आज मदन बिष्ट भी है जो उसी स्टिंग ऑपरेशन के शिकार हो गए थे। तो ये लोग, इनकी अंदर की क्या कौन सी कमियां हैं, इन लोगों को कौन सा खौफ है? और चूंकि मैंने कहा ना कि ट्रेनिंग की कमी है। आज तक होता क्या था कि जब भी कोई नया सदन चुनकर आया था चुनाव के बाद, तो सारे विधायकों को, मंत्रियों को और खासकर विधानसभा अध्यक्ष को ट्रेनिंग दी जाती थी, बाकायदा कार्यक्रम लगाया जाता था, उनको बताया जाता था कि आपने सदन में सवाल कैसे लगाने, उनका जवाब कैसे देना है, पूरक प्रश्न कितने पूछने हैं, अनुपूरक कितने होने, ये सब ट्रेनिंग होती थी। लेकिन रितु खंडूड़ी की ट्रेनिंग नहीं हुई, वो फाइल दबी है, वो अपने स्वार्थ में दबी है। किससे दबी है? लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी घातक क्या बात हो सकती है? इस प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है कि भाई दल बदल के मामलों को आप 6 महीने में निपटारा कीजिए, और आप उन फाइलों को दबा कर बैठे। तो जितने जिम्मेदार पद पर लोग बैठेंगे, आप किसी को मिनिस्टर बना रहे हैं, उस मिनिस्टर के अंदर एक कुव्वत होनी चाहिए कि वो उस अधिकारी को बोले, और उस अधिकारी को बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका एक संवैधानिक किताब आपको दी गई है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उस विभाग से संबंधित आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, और उसके लिए आपको शर्म करने की जरूरत नहीं है। आप 15 दिन पढ़िए, 20 दिन पढ़िए, 30 दिन पढ़िए, तो तभी तो आपको पता चलेगा। या आप सिर्फ अपने को बोल देंगे साहब मैं मंत्री हो गए तो मैं जो कुछ करूंगा, यही आप गलतियां करना शुरू कर देते हैं। आप कह तो रहे हैं गजेंद्र भैया कि ये लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ा नहीं है उस किताब को, लेकिन इन्होंने ये जरूर पढ़ लिया कि जो प्रश्नकाल होते हैं हमारे सेशन के दौरान कि मुख्यमंत्री जिस दिन जवाब मुख्यमंत्री को देना होता है, वो जवाब जो है वो मंडे को देंगे, और वो मंडे कभी सत्रों के दौरान आता ही नहीं है। ये बड़ा सवाल विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर है। ये बात चूंकि चौराहे पर अब बोली जा रही है, उस हाउस के अंदर जो कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन है, उन्होंने भी सवाल को रेज किया। और मेरा मानना है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोक लाज बहुत बड़ी बात है।
संवैधानिक पद पर बैठी हुई विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर इतना बड़ा सवाल है कि जितनी बार आप हाउस कॉल कर रहे हैं, जितनी बार हाउस कॉल कर रहे हैं, मंडे को क्यों नहीं कर रहे हैं? कल सोमवार है, सदन आपका जो है मंगलवार से परसों शुरू होगा गैरसैंण में। ये सवाल यही सो है कि आप मुख्यमंत्री को बचा रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं आप? और मेरा मानना है कि आप शायद इसलिए बचा पा रहे हैं, ये बचाने की चेष्टा कर रही हैं कि मुख्यमंत्री के पास 36 विभाग है, 36 विभागों के जवाब कैसे दें, कितनी जगह वो फंसेंगे, कितनी जगह जवाब नहीं दे पाएंगे, किस प्रकार से दूसरे लोग उन पर सवाल पूछ पूछ के उनको जो है घेरने की कोशिश करेंगे। और मेरा मानना है कि अगर मैं किसी जिम्मेदार पद पर हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी के हर सवाल का जवाब सदन के उन चुने हुए लोगों को दूं। वहां पर यह नहीं कि सिर्फ आपका विपक्ष का आदमी आपसे सवाल पूछ रहा है, जो सत्ताधारी दल के बाकी जो 46 विधायक हैं वो भी तो आपसे सवाल पूछेंगे और उनको पूछने का अधिकार है। इसीलिए वहां की जो जनता है, वहां का जो वोटर है, उसने आपको इसीलिए तो चुनकर भेजा है। और अगर आप इस प्रकार फेस सेविंग करने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से भले आप प्रचंड बहुमत की सरकार चला पा रहे हैं, लेकिन आप एक जननेता नहीं बन सकते। और जितनी बार ये खबरें बार बार आती रहेंगी, ये पुख्ता प्रमाण है इस बात का कि आप इस सरकार मजबूत प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने के बावजूद आप जननेता नहीं बन रहे। अब हम लोग अभी हालिया किस्सों पर भी आते हैं, जो अभी हालिया प्रकरण हुआ, इवन वहाँ पे गोली चल गई। सरकार के पक्ष के लोग, चाहे हम उनको प्रदेश अध्यक्ष का, यार सवाल उनके प्रदेश अध्यक्ष होने से शायद उतना नहीं उठता जितना उनके एक राज्यसभा सांसद होने की वजह से उठ रहा है। कि एक फ़ोन कॉल आता है और वो कहते हैं कि वो अपने कंसर्न जताते हैं फ़ोन पे कि यहाँ गोलियाँ चल गई हैं इसमें। और इस प्रदेश में कहा जाता है, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं भाजपा के कि चुनाव है, गोलियाँ चलती रहती हैं। वो हालांकि जब वो वायरल हो गया तो कह दिया गया कि ये AI जनरेटेड एक वॉइस है। उसके बाद जो है तमाम वो उस कॉल के स्क्रीनशॉट जो हैं वो भी रिलीज़ हो गए। जो कम्युनिकेशन है सरकार का और जिस तरह से वो कम्युनिकेट करता है, इतना अंडरस्टिमेट कर लेते हैं जनता को कि भाई अब इनको तो शायद कुछ मालूम ही नहीं है। क्या स्थिति है हमारे जनमानस की इस प्रदेश में? आपको क्या लग रहा है कि मतलब गढ़वाली में बोलते हैं ना, बुथिया दिया उसको कि मतलब ठीक है। महेंद्र भट्ट का जो बयान है वो गलत नहीं है। महेंद्र भट्ट ने एक प्रकार से सच्चाई बयां की है कि हाँ चुनाव होते हैं और चुनाव में गोलियां चलती हैं। ये झूठ कहाँ है? वो आज भले ही अपनी पार्टी की सेविंग के लिए, अपने जो गृह विभाग है उसको बचाने के लिए, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े न हो, इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं AI जनरेटेड है। लेकिन महेंद्र भट्ट ने गलत नहीं कहा है, चल तो रही गोलियां। ऐसा कौन सा पंचायत चुनाव है, कौन सा निकाय है, कौन सा लोकसभा विधानसभा चुनाव है, पूरे देश में यही तो हो रहा है। इसलिए उन्होंने सच्चाई बयां की है। और वो जो अब कह रहे हैं कि साहब AI जनरेटेड है, AI जनरेटेड डी फेक वीडियो, ये सब जो बातें हैं, ये पिछले दिनों तब इस प्रदेश में देखने को मिली जब आपने देखा कि ये बाहुबली विधायक हुआ करते चैंपियन। तो कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन एक CD लेकर देहरादून प्रेस क्लब में आए और उन्होंने दिखाया कि ये खानपुर के विधायक की जो है सेक्स CD है। वो बहुत तेजी से वायरल हुई, तमाम तरह की बातें सामने आई। तो जो व्यक्ति दूसरों को स्टिंग करने में माहिर था, उनका खुद का स्टिंग वहां हो गया। उसके बाद उस आदमी ने अपने को बचाने के लिए कहा कि ये जो डीप फेक वीडियो है ये मेरा नहीं है। तो इसलिए अगर आज महेंद्र भट्ट भी कह रहे हैं कि AI जनरेटेड है, डीप फेक है, तो ये बहुत कॉमन है। और ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जो टेक्नोलॉजी आई मार्केट में है, ये अपराध करने वालों के लिए, गलत करने वालों के लिए, और फंसने के बाद वो फेस सेविंग के लिए उन्होंने उसका ठीक रहा डीप फेक पे लेकर और AI पे डाल दिया, क्योंकि उनकी कभी जांच तो होनी ही नहीं है। जांच होते होते कई साल गुजर जाएंगे और तब तक ये सारी चीजों से बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है महेंद्र भट्ट ने वो रास्ता अपनाया है। जनरली अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोग बात कर रहे थे UKD की, और हम लोग बात कर रहे थे कांग्रेस के इतर एक बड़ा विपक्ष बनने की। जब भी हम लोग इस तरह की बात करते हैं तो जनरली चर्चाओं में एक वर्ड आता है कि बड़ा वैक्यूम है उत्तराखंड के अंदर, बड़ा वैक्यूम बन रहा है, एक ऐसा स्पेस बन रहा है जहाँ पे आवाज़ों को ज़रूरत है, आवाज़ों की ज़रूरत है जो इस प्रदेश के लिए उठे। क्या देख रहे हैं आप थर्ड फ्रंट के भविष्य को? दरअसल ये संभावना तो पहले दिन से थी। और आपको ध्यान होगा कि पहली बार जब हमने कहा ना कि पहले विधानसभा चुनाव में जब 4 UKD के लोग भी जीत के आए तो 4 निर्दलीय भी जीत कर आए। और वो निर्दलीय वाली व्यवस्था पहले दिन से लेकर और 2022 के चुनाव तक आपको दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं से लोग चुनकर आ रहे हैं। इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि सारे के सारे लोग इन सत्ताधारी दल के और इनके जो विपक्ष के दल है इनके साथ नहीं है, वो नहीं जाना चाहते। लेकिन स्थिति ये होगी कि अभी आपने जैसे पंचायत चुनाव देखा, तो इस पंचायत चुनाव के भीतर ही हमने देखा कि बड़ी संख्या में इंडिपेंडेंट्स जीत कर आए। और हमने ये माना है, लोगों ने देखा कि भाई हाँ, ये जो लोग हैं
इन्होंने भाजपा और कांग्रेस की बजाय जो है ये वाला तीसरा रास्ता अख्तियार किया। लेकिन जब वो वोटिंग की बात आई, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हुए, तो वो सारे लोग वहीं जाकर मिल गए। कोई भाजपा वाले के साथ चलेगा, कोई कांग्रेस वाले के साथ चलेगा। विषय ये है कि ये जो स्पेस है, जो वैक्यूम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको पकड़ने वाला कोई व्यक्ति जब तक नहीं मिलेगा, और वो इसलिए भी बड़ा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि जो मुख्य विपक्षी दल है वो बिखरा हुआ है। आपने देखा कि जिला पंचायत की एकमात्र सीट ये जो है देहरादून में जीते। क्यों जीते? क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, 3 बार के कैबिनेट मंत्री, 6 बार के विधायक प्रीतम सिंह है, उन्होंने तो बिल्कुल जो है कसम खा रखी थी कि अपने बेटे को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाना है। ये जिद पहले दिन से थी और वो आखिरी तक थी। वो तो सरकार ने क्या किया कि वो महिला आरक्षित सीट कर दी, तो बेटा जो है अध्यक्ष नहीं बन पाया तो उपाध्यक्ष बन गया। और कांग्रेस पार्टी के लिए इससे हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि उसका जश्न मना रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बंट रही है। वो ये नहीं कह रहे कि बाकी जो 11 जिले हैं वहां उनकी पोजीशन क्या थी। कांग्रेस के लोग इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो जो वैक्यूम आप कह रहे हैं ना कहां क्रिएट हो रहा है, वो वैक्यूम यहां से आ रहा है कि आपने 12 में से 8 जगह कैंडिडेट ही खड़े नहीं किए। आपने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अपने कैंडिडेट क्यों खड़े नहीं किए? पौड़ी में इनके 14 लोग चुनाव जीत कर आए, और जब वोट पड़े तो कांग्रेस कैंडिडेट को 5 वोट पड़े। टिहरी में इनके 14-15 लोग जीत कर आए, कुछ इंडिपेंडेंट्स भी थे, इन्होंने कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया। वो सीता देवी जो मतलब हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके जनता की अदालत से जीत कर उसको कैंडिडेट ही नहीं बनाया। तो ये जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की कि भाई उनको अल्मोड़ा में अगर जिताना है तो सिर्फ जो है गोविंद सिंह कुंजवाल की जो है बहू को लड़वाना है या दूसरी जगह अपने रिश्तेदार लड़ाने, तब तो ये लड़ रहे हैं। अदरवाइज मतलब जब उनको रंजीत रावत के बेटे को जो है उप कनिष्ठ प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख बनाना है तो उस लड़ रहे हैं, और उसी की जो है पत्नी को प्रमुख बनाना, तब तो लड़ाई बढ़िया होगी। लेकिन जहां इनको लगता है कि दूसरों के लिए मेहनत करनी है, तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो उस लेवल पे काम नहीं कर रही है। हरीश रावत इसलिए तो मेहनत कर रहे हैं कि उनका बेटा हरिद्वार में लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, उनकी बेटी हरिद्वार ग्रामीण में लड़ रही है, तब तो मेहनत की जा रही है। वो पूरे प्रदेश में कैंपेन करने भी नहीं जा रहे हैं कहीं। कितनी गजब बात है कि आप मुख्यमंत्री हुए, तमाम बड़े पदों पर रहे, सब चीजें आपने देखी, आप जान ही रहे। लोकसभा का चुनाव हो रहा है, प्रीतम सिंह कह रहे हैं मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। पिछली बार आप क्यों लड़े? भविष्य के लाभ की दावेदारी क्या रही? जो दूसरे कैंडिडेट इनके पौड़ी में था, आपने देखा मनीष खंडूड़ी, वो पार्टी छोड़कर भागे, वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। यशपाल आर्य कह रहे हैं नहीं साहब मैं तो अल्मोड़ा में नहीं लड़ूंगा, मुझे नैनीताल में सीट दो, अगर वहां कंसिडर करते हो। तो इस पार्टी की जो स्थिति है, जो आपस में सिर्फ उठब्बल है, जो झगड़े हैं, और जो इनके गार्जियन है, आप देखिए ना कि शैलजा कुमारी को उन्होंने प्रभारी बना रखा है। आप बता दीजिए कि प्रभारी बनने के बाद देहरादून में कब आ रहे हैं? वो वीडियो कॉल से मीटिंग कर रही हैं। तो क्या वीडियो कॉल से वो पार्टी जिंदा हो सकती है क्या? जिस पार्टी की स्थिति ये है कि प्रमुख चुनाव लड़ाने के लिए आपकी 90% में हार हो रही है, आपके जो जिला पंचायत के चुनाव में 99% हार हो रही है, और जब विधायक का चुनाव आ रहा है तो कभी आपके 11 विधायक आ रहे हैं, कभी आपके 18-19 विधायक आ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव हो रहे तो आपके कोई भी जीत कर नहीं आ रहा आपका आदमी, और एक बार नहीं हो रहा, बारंबार हो रहा है। तो जो वैक्यूम की जो आप बात कर रहे हैं वो इसीलिए क्रिएट हो रहा है कि जो ये धामी सरकार है, धामी जी ने इन 4 साल के भीतर अपने दल के लिए कुछ किया है नहीं किया है, इसकी तो गवाही उनकी पार्टी के लोग देंगे। लेकिन इतना तय है कि उन्होंने मुख्य विपक्षी कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दिया है, उन्होंने उनको बेनकाब कर दिया है। वो लोग वहां धामी को मिलने जाते तो धामी जी बाकायदा फोटो जारी करते हैं कि आज जो है हरीश रावत मिलने आ गए, आज यशपाल आर्य मिलने आ गए, आज करण मारा मिलने आ गए। इनका क्या काम है वहां पर, ये बताइए आप? जिन लोगों को सरकार की आलोचना करनी थी सड़क से लेकर सदन तक, वहीं तो आपने सरकार की घेरना था। जब आप उनको घेरने के बजाय सरकार से अपने व्यक्तिगत काम करवाने जाएंगे तो उत्तराखंड की जनता आपको क्यों वोट देगी? और स्थिति ये है कि अगर आप जीत कर आ भी रहे हैं तो आपके लोग जाकर फिर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कुछ चुनाव से पहले हो रहे हैं, कुछ चुनाव के दौरान हो रहे हैं, कुछ जीतने के बाद वहां शामिल हो जा रहे हैं। तो इसलिए वो जो वैक्यूम वाली स्थिति है वो है, लेकिन वहां की एक मजबूत लीडरशिप की जब तक नहीं होगी, तो मैंने कहा ना कि पहले भी जो लोग चुनकर आए, यूकेडी कितने सारे एमएलए थे, बीएसपी के थे, वो सारा वोट बैंक बीजेपी उनका खा गई है। अब अगर जो लोग प्रयास करेंगे, जब तक वहां एक मजबूत लीडरशिप दिखाई नहीं देगी, लोग एकजुट नहीं दिखाई देंगे, तब तक वो उस वैक्यूम को आप भर नहीं सकते। और नेगी जी का एक गाना है ना कि वीर भड़ू के देश, 52 गढ़ों के देश। 52 गढ़ों का जो ये देश है, यहाँ 56-58 पार्टियां जो है ये आई हैं। क्या देख रहे हैं कि किस दिशा में थर्ड फ्रंट की उम्मीद बन रही है अभी आपकी? जैसे 57 पार्टियां, 58 पार्टियां जो अभी यहाँ रजिस्टर्ड हुई हैं, अभी चुनाव आते आते हो सकता है 2-4 और बढ़ जाए नंबर।
यहाँ पर तब तक आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा जब तक सड़क पर आप लाठी खाते हुए नहीं दिखाई देंगे। आप सरकार से संघर्ष करते हुए मुकदमों में जेल जाते हुए नहीं दिखाई देंगे। स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पिछले जब से ये प्रचंड बहुमत की दोबारा सरकारें आई है तो आपने देखा है कि जो विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल जिनके विधायक हैं, इन विधायकों को आप पूछ लीजिए कि आप कितनी बार सड़क में लाठी खाते हुए मिले, कितनी बार आप जेल जाते हुए दिखाई दिए? नहीं दिखाई दे रहे ना। तो जो लोग संघर्ष करते हुए आज आपको दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब वो लोग फील्ड में जाएंगे, उनकी पार्टी है या उनका कोई संगठन है या उनका कोई मोर्चा है, जो भी चीजें निकल कर आएंगी, आम जनमानस इस बात को जरूर कंसिडर करता है। और इतिहास है, देश में ऐसे बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो नेता बने हैं, जो जन नेता बने हैं, वो संघर्षों से बने हैं। और मेरा मानना है कि वो संघर्ष कभी खराब नहीं होते हैं। तो जो लोग संघर्ष करेंगे निश्चित रूप से जनता उन्हें कंसिडर करेगी। अभी आपने कहा कि जेल जाते हुए या लाठी खाते हुए दिखेंगे, जो भी बात है, जो थर्ड विकल्प की आप बात कर रहे हैं, अगर मैं नाम लूँ कुछ, मैं नाम लूँ मोहित डिमरी का, मैं नाम लूँ बॉबी पंवार का, मैं नाम लूँ त्रिभुवन चौहान का, बीते कुछ इलेक्शंस में या जैसे उपचुनाव हुए या लोकसभा चुनाव हुए, अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि उसको जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन लगातार ये जो लड़के हैं ये प्रदेश की आवाज़ को लगातार बनाए हुए हैं। हालांकि सरकार का पूरा एक कुचक्र जो है दमन करते हुए उनको नज़र आता है। क्या लगता है, इतने युवा कंधों पे जनता भरोसा करेगी जिम्मेदारी सौंपने की? निश्चित रूप से मेरा मानना है कि अगर भरोसा ना करती तो बॉबी पंवार पे 2.25 लाख वोट ना पड़ते, त्रिभुवन चौहान पे 10,000 वोट ना पड़ते, और भी जो लोग इनके नगर पालिकाओं में इन्होंने लड़ाई चुनाव बड़ी संख्या में जीत कर आए। अभी जो पंचायत चुनाव में इन्होंने ठीक ठाक एंट्री की है, तमाम जगह पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कोई 2 दिन में चमत्कार नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास 1984 में 2 सांसद हुआ करते थे, और अब वो प्रचंड बहुमत की सरकारें चलाने वाले लोगों में हो गए। पूरे देश के विभिन्न राज्यों में उनकी सरकारें हो गई है। तो ये आपको इसलिए दिखाई दे रहा कि लंबा संघर्ष है, ये अचानक से नहीं होगा। मतलब आपने बॉबी पंवार को 2 बार जेल जाते हुए देखा, तभी तो लोगों ने कंसिडर किया होगा कि हाँ, ये लड़का जो है इस प्रकार से लड़ रहा है। वो मूल निवास भू कानून की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को जब लोगों का सैलाब सड़कों पर उतरा, तो उसी की तो परिणति होगी कि लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और देख रहे हैं अपनी खुली आंखों से कि एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस है, और एक तरफ ये लड़के भी हैं जो कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो आपने त्रिभुवन से लेके मोहित का और बॉबी का, इन तमाम जो लोगों का नाम लिया, इनकी अभी शुरुआत है। निश्चित रूप से अगर ये काम करेंगे, मेहनत करेंगे और सरकार की आंखों में आंख डालकर सवाल पूछने की हिम्मत जुटा पाएंगे, वो टेम्परामेंट बना रहेगा, ये पुलिस से नहीं डरेंगे, उन मुकदमों से नहीं डरेंगे, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन जो उत्तराखंड का जनमानस है वो इस बात को जरूर महसूस करेगा कि पहले जो तमाम गलतियां हुई है, इतने सारे क्षेत्रीय दल आए, बीएसपी के 3-3, 4-4 विधायक हमने देखा, आज वो जो है एक पर आकर टिक गए, ये स्थिति उनकी हो गई है। यूकेडी की वही स्थिति हो गई है। इन तीसरे मोर्चे के लोगों को भी उनसे सबक लेना पड़ेगा। अगर उनसे नहीं सीखेंगे और वो भी उसी प्रकार की परिपाटी में रहेंगे कि नहीं भाई, हमें तो कोई संगठन बनाते हुए और क्या नाम, वो ये सब चीजों का गठन करते हुए सबसे पहले जातियां ढूंढनी है, वही तो मारे जा रहे लोग। यूकेडी का नाश क्यों हुआ? वो इतना बड़ा शानदार नाम आज की तारीख में, मतलब यूकेडी का नाम सुनते ही उत्तराखंड क्रांति दल जब शब्द बोला जाता है, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर से एक अंदर से आवाज आता है वो नाम। वो आपको भाजपा कांग्रेस के भीतर नहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा यार जिस नाम में बड़ा जोश है, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से उसको डुबा दिया। राजनीति ये हो गई कि वो तो जो है सिंबल तक नहीं बचा हुआ है। तो जो संघर्ष करेगा निश्चित रूप से उसे कंसिडर किया जाएगा। जो अगेन मैं थर्ड विकल्प के सवाल पे ही आता हूँ कि क्या थर्ड विकल्प का जो घटक है, आपको क्या दिखाई देते हैं कि क्या ऐसी ताकतें हो सकती हैं जो तीसरा मोर्चा खड़ा कर रही हैं इस प्रदेश के अंदर? ताकतें कहीं बाहर से नहीं आनी है, वो ताकतें सरकार से सवालों से आनी है, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाकर आने। जो बेरोजगार मोर्चा वाला जो विषय था, आपने देखा बेरोजगार संघ वाला, वो विषय कहां से निकल कर आया कि भाई पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक की घटना कहां से आई कि वो लड़का खुद का ही पेपर देने जा रखा था, बॉबी पंवार, किसी ने उसको बताया कि भाई साहब वहां तो पेपर पहले से बिका हुआ है। उसने लोग जुटा के वो जो चौराहे पर लोगों को लेकर आ गया, वहां लेकर आएगा तो एक बड़ा हुजूम खड़ा हो गया, बड़े आंदोलन के रूप में खड़ा हो गया, उनको जेल डाल दिया गया। उसके बाद सरकार इतना बैकफुट पर आ गई कि सरकार को नकल विरोध के लिए बड़ा कानून बनाना पड़ा। ये उसी की तो जीत है। आज की तारीख में धामी जी ने के जो डाटा आ रहे हैं बाजार में, जो सरकार कहती है कि उन्होंने
22-23 हजार लोगों को सरकारी नौकरियों के प्रमाण पत्र दिए बाकायदा। ये उसी की ताकत है कि कल तक जो सारे पेपर बिक रहे थे, सारे पेपर लीक हो रहे थे, ये सब व्यवस्थाएं हो रही थी, तो उस आंदोलन से, उन लड़कों के संघर्षों से वो निकल कर आई बात। आज अगर सरकार इस प्रदेश में मजबूत भू कानून की बात करती है, सरकार कहती है कि नहीं भाई, हम तो जो है अब बाहर के लोग नहीं खरीद पाएंगे, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होंगी, तो उनको पता है ना कि ऋषिकेश में कितना बड़ा हुजूम था मूल निवास भू कानून को लेकर, श्रीनगर में कोटद्वार से लेकर आपके बागेश्वर से लेकर पूरे प्रदेश में जो माहौल बना, वही तो प्रेशर था। जिस प्रेशर को बनाने की जिम्मेदारी विपक्षी दल की थी, वो फेल हो गए। इसलिए इन लड़कों के समूह ने जो ये काम किया है, उसी की परिणति है कि सरकार कई अवसरों पर इस प्रकार के नियम कायदे कानून बनाने को मजबूर हुई है। और मेरा मानना है कि ऐसा अपने प्रदेश को बचाने के लिए हर नागरिक को करना चाहिए। हम लोग एक ऐसे प्रदेश में हैं जो तमाम अभी ज्वलंत मुद्दों से घिरा हुआ है, चाहे हम लोग भू कानून की बात करें या बेरोजगारी की बात करें, नकल विरोधी कानून, नकल पेपर बिकने की, पेपर लीक होने की आपने बात करी, आपदाओं की आपने बात करी। एक ऐसा मैनेजमेंट जो इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है, वो आज भी होते हुए नहीं दिखता है इस प्रदेश में। अगर हम लोग बात कर रहे हैं भू कानून की, तो तमाम जो ज़मीनें हैं उन पे कब्जे की कहानियाँ जो है सरकार के लोगों या उससे जुड़े हुए लोगों की दिखती हैं। नकल विरोधी कानून की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि इस प्रदेश में किस तरह की खबरें रोज आ रही हैं। 2027 में जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, ये मुद्दे हैं जो जिससे ये पूरा प्रदेश अभी तक उद्वेलित रहा है, चाहे वो भू कानून है, मूल निवास है, पेपर लीक होने की घटनाएं हैं, आपदाएं हैं, उनका जो डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ है, जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट किया गया है, क्या ये बड़े मुद्दे रहेंगे इस प्रदेश के अंदर? देखते हैं हम इनको कि ये चुनावी मुद्दे भी रहेंगे। 2027 हो, 2022 हो, 24 हो, 19 हो, कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव में, ये किसी भी चुनाव में सबसे पहले तात्कालिक स्थिति देखी जाती है। अभी तो आपको ये नहीं पता कि जब 2027 का विधानसभा चुनाव हो रहा, उन 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पास 70 लोग नहीं लड़ाने के लिए, बड़ा काल पड़ गया है। वो ढूंढ रहे लोगों को, उनके पास गंगोत्री में कोई लड़ाने के लिए व्यक्ति नहीं बचा, यमुनोत्री में नहीं है, पुरोला में नहीं है। वो एक पूरा जिला है, जिस जिले में अभी तक जितने भी एमएलए चुनाव जीत कर आए, वो किसी भी दल से आए, वो सारे के सारे भाजपा में जाकर शामिल हो गए। ये स्थिति आपके टिहरी में आकर है। जब आप टिहरी जिले में जाते हैं कि वहां पर जी किशोर उपाध्याय विधायक है, किससे थे? 2 बार कांग्रेस से थे। दूसरे कौन थे? दिनेश जैन इंडिपेंडेंट थे, कहाँ है? भाजपा में चले गए। और विधायक कौन? धन सिंह नेगी विधायक बने, कहाँ है? वो भाजपा में चले गए। तो सारे के सारे वो तो कांग्रेस के पास कोई आदमी नहीं है। अभी आपने देखा ना, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव का एक प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए वो लोग, विधायक कहां से खड़ा कर पाएंगे? और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा संकट है। उनको देहरादून में चेहरे नहीं मिल पा रहे जो फाइट करते हुए दिखाई दे, जो आपको लगे कि ये विधायक मटेरियल है। और ये कमोवेश इस प्रदेश में 2022 में कांग्रेस के कम से कम 2 दर्जन ऐसे लोग थे जो चुनाव तो कांग्रेस के सिंबल पर लड़े, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। और कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है? उन लोगों ने वहां पर कोई फेस तैयार नहीं किया, किसी व्यक्ति को अल्टरनेट के रूप में नहीं बोला कि तू कल से अपनी ऊर्जा लगाना शुरू कर दे। किसी को फ्री हैंड नहीं है, क्योंकि वहां खुद ही करण मारो को पता नहीं कि वो अगले कितने दिन तक अध्यक्ष है नहीं है। वो तैयारियों का आलम आपको इसी प्रकार से दिखाई दे रहा है। इसीलिए जिस देहरादून की मेयर की सीट वो 10-20 हजार से हारते थे, वो 1.25 लाख वोटों से हार रहे हैं। ये नौबत आ गई है, पूरे की पूरी विधानसभाएं साफ हो रही हैं। तो जब तक ये स्थिति जो 2027 की आपने कह रहे कि मूल निवास का क्या विषय रहेगा, भू कानून की क्या रहेगा, ये थर्ड फ्रंट के लोग किस प्रकार सर्वाइव कर रहे होंगे, जिस व्यक्ति के पास उस दिन मजबूत संगठन होगा, जिसके पास ठोस उम्मीदवार होंगे, जिसके पास बेहतरीन मुद्दे होंगे, जो निश्चित रूप से भाजपा के इन 10 साल के कार्यकालों के बारे में बोल रहा होगा। आज तो लोगों की जुबान नहीं ना, सब चुप हो गए, अपने अपने काम करवाने को लेकर जा रहे हैं। तो फिर तो बात ही खत्म होगी, जनता के मुद्दे वहीं खत्म हो गए। तो जो लोग उस दिन तक इन तमाम इश्यूज के ऊपर लड़ते हुए दिखाई देंगे, वही लोग जो है उस लड़ाई को फाइट कर रहे होंगे। नहीं तो आज आप 1984 वाली और 1991 वाली भाजपा से नहीं लड़ रहे। आज जो लड़ाई है 2025 में जो भाजपा खड़ी है, 27 आते आते हो सकता है कि अखबारों में खबर आए कि उनका जो अकाउंट है अपना पार्टी का, उसमें 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए हैं। बहुत आराम से हो जाएंगे, क्योंकि 4,000 करोड़ रुपए के आसपास उनके पास अभी भी आ चुके हैं। वो ताकत, वो उनका गुजरात मॉडल, उनका चुनाव जीतने के फार्मूले, दूसरे दलों से लाना, कांग्रेस मुक्त भारत अभियान करना, उनके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितनी भी उनकी ताकतें हैं, वो सारी ताकतें आज आपको दिखाई दे रही हैं। तो उनसे लड़ने के लिए आपको उसी प्रकार का बाहुबल दिखाना पड़ेगा
जिस प्रकार से आपने उनको जिला पंचायत देहरादून में प्रीतम सिंह के रूप में सिर्फ इस कारण लड़ते हुए देखा कि अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़नी है। अगर आप इंडिविजुअली इस लेवल पर जाकर मतलब उसको गंभीरता नहीं लेते हैं तो आपकी हालत फिर वही हो जाएगी कि हो सकता है कि कांग्रेस की जो स्थिति है, जिस तेजी से लोग अभी भी उनके दलों में जाकर, अभी इसी पंचायत चुनाव में देखा आपने कांग्रेस पार्टी का जो दीपक विजलवण करके वो कैंडिडेट ही भाग गया वहां से, वो भाजपा में शामिल हो गया। तो हो सकता है कि यहाँ कांग्रेस उनको टिकट दे रही और वो जाके वहां भाजपा में शामिल हो रहे हैं, ये भी नौ बता सकती है। तो कुल मिला के स्थिति ये होगी कि उस वक्त तक जो जनता के मुद्दों पर खड़ा रहेगा वही आदमी जो है फाइट करेगा। अब इसमें अगर हम एक चीज़ और देखें भैया कि बेरोजगारी जो है वो लगातार अपने चरम पे है और एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो इस सत्ता की वजह से या इस सत्ता के रिटेंशन की वजह से पिछले 10 साल तक जब एक ही सत्ता रही है तो उस एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है यूथ का उसको मौका नहीं मिल पाया कि उसके लिए कुछ ऑप्शंस खुलें। और जब ऑप्शंस नहीं खुलते हैं तो एक लंबे समय तक एक वैक्यूम आया जॉब्स का, लोगों के पास रोजगार का कहें। क्या उसका प्रतिशोध जो है वो देखने को मिलेगा इस चुनाव में? इसको हम दो रूप में देखते हैं। जो आदमी उत्तराखंड का मूल निवासी है, जिसने उत्तराखंड आंदोलन से लेके तमाम आंदोलन देखे हैं, इस राज्य को प्राप्त करने के लिए खून बहते हुए देखा, हमारे साथ के लड़के थे वो, कुछ तो हमसे एक आध साल और छोटे भी थे, जिन्होंने उस बात को महसूस किया वो अपने को यहाँ पर इस अंदाज में ठगा महसूस करते हैं कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर का एक बड़ा चक है जहां पर आज 20-25 लाख फर्जी वोट आकर बैठ गया है। पता नहीं कहां से आए, उन्होंने कब्जे कर दिए हैं, नदी नाले खाले सारे कब्जे कर दिए। हाई कोर्ट ने आदेश दिए खाली कराओ, त्रिवेंद्र सिंह सरकार अध्यादेश लेकर आ गई, उनको कैप लगा दी, उनको उजड़ने से बचा दिया। धामी सरकार आई तो धामी ने 2 बार उनका अध्यादेश को एक्सटेंशन दे दिया है। तो हमारे जो मूल निवासी व्यक्ति है वो ये महसूस करते हैं कि उसके साथ ठगी हो रही है। जो आपने रोजगार सृजन के जो बातें की कि कम होगा, आक्रोश आएगा, इस मामले में जो सरकार का जो डाटा है, सरकार कहती है ये 22-23 हजार हमने नियुक्ति पत्र बांट दिए हैं सरकारी नौकरी के, ये उनके पास डाटा है। इस मसले में जो एक और बड़ी बात है, भी कुछ दिन पहले जो अमित शाह आए थे हल्द्वानी में, तो एक बड़ा शो हुआ था और उसमें कहा गया था कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के काम की ग्राउंडिंग हो गई है। अगर वो ग्राउंडिंग वास्तव में हो गई है और उन लोगों ने वास्तव में 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट यहाँ करना है, तो मेरा मानना है ये और बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि जब 1 लाख करोड़ रुपए का जो बिजनेस है वो धरातल पर उतरेगा, क्योंकि उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट तिवारी सरकार में भी नहीं हो पाया। वो 20-25 हजार करोड़ रुपए की जब सिडकुल की स्थापना आपने उस दौर में देखी, उन्होंने हरिद्वार से लेके पत्तनगर और देहरादून में जब इंडस्ट्रीज को लेकर आ गए तो उस समय उनकी सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो वाजपेयी की सरकार ने एक स्पेशल पैकेज दिया आपको कि भाई आपको जो है टैक्सों में छूट दिया गया, आप इंडस्ट्री यहाँ लगाइए। तो उसी के कारण, उन लगी हुई इंडस्ट्री के कारण तिवारी की उस समय साख थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको भरोसा दिया कि भाई चलो हम आपके साथ में। उन टैक्स के, उन जीएसटी के, उन तमाम तरह के पैसों के एक बड़ा जो वो है राजस्व अर्निंग का सोर्स, वो उस दिन जनरेट हुआ। अब अगर ये धामी सरकार इसको करने में सफल हुई, जो आप अभी था कि 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो गई, तो मेरा मानना है कि अगर धामी का कार्यकाल पूरा हुआ तो निश्चित रूप से उस इन्वेस्टर समिट का होना, इन्वेस्टर समिट के बाद उसके ग्राउंडिंग होना उन कामों का, उससे रोजगार सृजन भी होगा, उससे जो राजस्व भी बढ़ेगा और इसमें एक और जो गंभीरता होगी, अब जो विपक्ष है, जो तीसरा फ्रंट है, चौथा है, जो सब लोग जो इस प्रदेश की चिंता करते हैं, उनको इस बात को लेकर सरकार पर दबाव जरूर बनाना होगा कि वहां जो रोजगार के अवसर हैं, वहां वो कानून, वो फार्मूला जरूर लागू हो कि 70% आप स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। अगर नहीं देंगे तो फिर ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, फिर वो जो आप कह रहे हैं ना कि आक्रोश के रूप में निकल कर आएगा, आवेग आएगा, फिर वो बातें देखने को मिलेगी कि ऐसा कर पाते कि नहीं कर पाते। बीजेपी, आप तो एक पत्रकार हैं और मतलब एक बड़े, जिसे बोलते हैं ना कि बड़े बारीक नज़र रखते हैं चीज़ों पे। बीजेपी का एक ट्रेंड है, एक तरीका है काम करने का। वो जब भी, ये आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी कोई काम करना होता है तो एक नंबर गेम फेंकते हैं। मतलब ऋषिकेश में अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो एक चुनाव होना था यहाँ पे, जो यहाँ पे नगर निकाय का जो चुनाव हुआ, तो उसमें एक नंबर फेंका गया 1800 करोड़। 1800 करोड़ का जो आया और उसके इर्द गिर्द जो है पूरा चुनाव जो है उनकी तरफ से लड़ा गया। हालांकि उसमें किसी ने आकर के, चाहे वो मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हों या यहाँ के जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे, मौजूदा जो विधायक हैं यहाँ के वो हों, या जो खुद उनके मेयर कैंडिडेट हैं वहाँ, किसी ने ये नहीं बताया कि वो जो 1800 करोड़ है
उसमें से बड़ा हिस्सा जो है, लगभग 70 से 80% का जो हिस्सा है, वो मुनि की रेती के लिए और स्वर्गाश्रम के लिए है, जो कि 2 अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। एक पौड़ी में पड़ता है स्वर्गाश्रम और एक टिहरी में पड़ता है। यहाँ लगभग जो आएगा वो 1800 करोड़, 200-250 करोड़ के आसपास, 300 करोड़ के आसपास का ही ऋषिकेश में लगना है। लेकिन उस नंबर के आधार पे पूरा जो चुनाव है, वो यहाँ लड़ा गया। आपको ये नहीं लगता कि जो ये घोषणाएँ हो रही हैं 1 लाख करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ की, ये बीजेपी का एक हथकंडा ही हो गया है पिछले इतने चुनाव में आने का और इसके इर्द-गिर्द चुनाव को बनाने का? वो उन जो नंबर गेम है उसमें वो अभी भी 80% से ऊपर में सफल रहे हैं। हुँ, उन्होंने कहा अब की बार 400 पार, हुँ, 400 नहीं पहुंचे, लेकिन उन्हें किसी प्रकार जाके अपनी सरकार बना दी। हुँ, ये हो गया ना, हुँ, उन्होंने कर दिया। हुँ, उन्होंने उत्तराखंड में कहा कि अब की बार 60 बार, हुँ, वो 47 विधायक ले आए, हुँ, तब भी उन्होंने ले आए। हुँ, वो पूरे देश में ऐसा माहौल बनाते हैं। हुँ, और मेरा मानना है कि वो 1800 करोड़ वाली जो फिगर की आप बात करें, वो इसलिए यहाँ पर था कि वो 1800 करोड़ की फिगर की बात आई कि यहाँ पे जो स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल हैं, वो उस समय शहरी विकास के मंत्री थे। उन्होंने उस फिगर को लेके आए, तो लोगों को लगा वास्तव में निश्चित रूप से, और उसका इम्पैक्ट भी आया। उसका इम्पैक्ट यह है कि इतने सारे तमाम इक्वेशंस के बावजूद, तमाम विरोध के बावजूद, तमाम तरह की बातों के बावजूद, उन लोगों ने अपने कैंडिडेट को जिता दिया, जो जिसके लिए था कि भाई वो आदमी यहाँ का मूल निवासी नहीं है, बिहार से आया और ये सब हुआ, और उसके बाद वो जीतने में सफल रहे। ये स्थिति पूरे देश में है। वो अपना एक बड़ा फिगर लेकर आते हैं, बहुत आत्मविश्वास से अपनी बात को रखते हैं। उनके पास जो कार्यकर्ताओं की टीम है, वो दुनिया की नंबर 1 पार्टी अपने को कहते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जो 50% उनकी टीम है, वो ऐसे लोग हैं जो फ्री में उनके लिए काम कर रहे हैं, जो सिर्फ उनकी लफाजियों से खुश हैं, उनकी इन्हीं फिगर से खुश हैं। उनको लगता है कि वास्तव में विश्व गुरु बन गए हैं, कमाल हो गया, देश अब बहुत बढ़िया हो गया, और तमाम तरह की जो बातें हैं, और इसीलिए इन फिगर में वो लोगों को उलझाते हैं। काम मतलब आप, मैंने कहा ना कि 80% सफलता उनको इसमें मिलती है, इसी प्रकार के चुग्गे फेंकने से, इस प्रकार के जो बातें करने से। और जो आम सामान्य जनमानस है, उसको भी लगता है कि निश्चित रूप से उनके खाते में 15 लाख आएंगे। अब आए नहीं आए वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन बैक टू बैक उनकी सरकार आ रही है। तीसरी बार वो जो है सरकार बनाने में केंद्र में कामयाब हो गए। इतना विश्लेषण हर चीज का आप कर पा रहे होते हैं, तो अब अंत में मैं क्वेश्चन, मेरा आखिरी जो सवाल आपसे रहेगा कि आने वाला जो समय है, राजनीतिक तौर पे अगर हम लोग देखें या सामाजिक तौर पे देखें, किन चुनौतियों को हम लोग सामने खड़ा पा रहे हैं अपने? सबसे बड़ी चुनौतियां, चाहे हम लोग उसे यहाँ पे गृह विभाग की, अगर हम लोग सुरक्षा की बात करें, या शांति व्यवस्थाओं की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, या हम लोग बात करें रोजगार की, या हम लोग बात करें मीन्स एज अ होल, एक उत्तराखंडी होने के नाते जो हमारी ग्रोथ की बात होनी चाहिए, इन सारे मुद्दों पे आप क्या चुनौतियां देखते हैं और और समाधान क्या देखते हैं? पिछली बार जब सरकार आई थी हरीश रावत की, एक बार आई थी योजना हिटो पहाड़ करके, और तमाम तरह की बातें हुई, और हमारा भी मानना था, और अभी भी जो सरकारें जो कहती कि भाई रिवर्स पलायन होना चाहिए, पहाड़ में लोगों को जाना चाहिए, और हम भी मानते हैं कि अगर हम वहाँ के मूल निवासी हैं तो हमें अपना गांव नहीं छोड़ना चाहिए। वहाँ पर जाके कुछ ना कुछ, चाहे हम एक ही कमरे का घर बनाए अपना, आने जाने का कोई इंतजाम ढूंढ ले कि हो पाए। इसमें बहुत बड़ा धक्का मुझे तब लगा जब आपने धराली जैसी भी घटना देखी। आपने इस प्रकार की रैंडमली चल रही है, जब वो बद्रीनाथ वाली बेल्ट में जो डैम टूट गया था, रैनी वाला, इस प्रकार की जितनी बार घटनाएं होती तो निश्चित रूप से मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है। मेरा मानना है कि वहां पर उन लोगों ने, हमारे उन लोगों ने, जिन्होंने मैदान का रास्ता चुनने की बजाय वहीं डटे रहने में जो है का निर्णय लिया, वो हमारे निःशुल्क प्रहरी हैं। उत्तरकाशी में आप चल जाओ, बॉर्डर एरिया है, चाइना लगा हुआ है। आप बद्रीनाथ चल जाओ, आप धारचूला चल जाओ, आप नीचे चंपावत आ जाओ, मतलब नेपाल, चीन और ये सारे, तिब्बत और ये कंट्रीज यहाँ से लगी हुई, वहां पर सेना से ज्यादा हमारा आदमी देश की रक्षा कर रहा है। उन लोगों को ये एश्योरेंस होना चाहिए कि वो एक सुरक्षित जगह पर बैठे हैं। आपने देखा कि प्रधानमंत्री आए हर्सिल में, बहुत बड़ा शो किया गया, कहा कि वो घाम था, तो उसके बाद आए, उससे पहले आए कि हम वो योजना ला रहे हैं, क्या थी वो, शीतकालीन यात्रा, वो भी एक ब्रांडिंग थी। हालांकि आप और हम तो वर्षों से जानते हैं कि जिस दिन से, जिस सदी से, जिस युग से 4 धाम यात्रा शुरू हुई, उसी दिन से भी शीतकालीन यात्रा चलती है। अब वो उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसका बाजार खड़ा कर रहे हैं। तो मेरा मानना है, जब आप उसकी ब्रांडिंग और बाजार खड़ा करने की बात करते हैं, आप केदारनाथ मास्टर प्लान की बात करते हैं, बद्रीनाथ मास्टर प्लान की बात करते हैं, आपको उन लोगों की सुरक्षा की बिल्कुल गारंटी लेनी पड़ेगी। आपकी सड़कें बहुत बेहतर होनी चाहिए। ऑल वेदर के नाम पे सड़कें तो बहुत आपने खोद दी चारों तरफ, लेकिन आप स्थिति देख रहे हैं,
उसके नीचे कितने, अभी 2 दिन में तो ये वाला रोज बना दिया है सर, बहुत जगह डेंजर जोन खड़ा हो गया। वो सरकार को एश्योर करना चाहिए कि जब हम किसी को बुला रहे हैं कि आप सुरक्षित उत्तराखंड में आइए, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती कि मैं अपने यहाँ जिसको बुला रहा हूँ उसकी गाड़ी पार्क करने की जगह मेरे पास होनी चाहिए, उसके रहने खाने के लिए एक बेहतरीन होटल होना चाहिए, वो आदमी पे करने के लिए आ रहा है, ये सब चीजें होनी चाहिए। और ये प्रदेश आगे कैसे बढ़े, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ जो सबसे पहला पानी है, इसमें बहुत सारे डैम बनाने की अभी भी जरूरत है। बहुत सारे लोग पर्यावरण के नाम पे शोर मचाएंगे, कोई जंगल काटने के नाम पे मचाएंगे। मेरा मानना है कि हमारे पास जो है, अगर हम उससे ही कैश नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपने देखा ना कि हरिद्वार में तो खनन पे प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन जब आधा किलोमीटर हरिद्वार खत्म होता है तो उत्तर प्रदेश की गाड़ियां, उनके ट्रैक्टर, उनकी ट्रॉलियां, उनके जेसीबी और पोकलैंड मशीनें खनन कर करके किसको ले जा रही है? जो सारा मटेरियल यहाँ से बहकर जा रहा है। तो अगर आप एक ठोस नीति नियम कानून नहीं बनाएंगे, वहां आप देख लीजिए हिमाचल, हम लोग खनन के मामले वहां लॉस में, और वो एक ही नदी है, एक नदी का आधा पार्ट उनका और आधा हमारा है। हमारे यहाँ आप स्टोन क्रशर नहीं लगा सकते कि नहीं साहब एनजीटी का डंडा है, तो पल्ली तरफ कहां से वहां 3-3 दर्जन लगे हुए हैं। वहां के लोगों को उसको राजस्व का बड़ा स्रोत बना वहां पर, और हमारे यहाँ घाटे का सौदा क्यों बना हुआ है? तो इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस प्रदेश की अच्छी पॉलिसीज बनाने के लिए हम जब तक मतलब ये दिल पे लेके इनको हमको नहीं करेंगे, तब तक इस प्रदेश का भला नहीं होगा। और जब तक जो कंट्रोल है वो कंट्रोल दिल्ली के हाथों में रहेगा, तो मेरा मानना है कि प्रचंड बहुमत की सरकार धामी जी के पास है, लेकिन उनको अगर बार बार फैसले लेने के लिए, कोई काम करने के लिए दिल्ली पूछना जब तक जाते रहेंगे, तो इस प्रदेश का भला नहीं होगा। और अभी भी मैं फाइनल एक बात और कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश में कोई भी सत्ता आ जाए, कोई भी ताकत आ जाए, वो सत्ता इतनी घातक नहीं हो सकती जितना अगर अपोजिशन सत्ता पक्ष से मिल गया, ये सबसे घातक होगा। लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है। विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी की जनता के सवालों को लेकर सरकार को की घेराबंदी करे, वो सड़क पर करे, वो सदन में करे, वो हर जगह करे। वो ये नहीं हो सकता कि इधर तो जो है आप कह रहे हैं हम विपक्षी दल है, और शाम को जाकर मुख्यमंत्री निवास में और सचिवालय में आप अपने बेटों के और अपने परिवार के लोगों की फाइल लेकर बैठ जाए। इस प्रदेश को बचाने की जो जिम्मेदारी है सरकार के साथ साथ मुख्य विपक्षी दल की भी है, और जितने लोग इस प्रदेश की चिंता करने वाले लोग हैं उनकी है। और अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मेरा मानना है इसको कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है। जितनी भी खराब चीजें हुई आज तक, उनसे सबक लिया जा सकता है और इसको आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है। एक बात आपने कही कि जब तक दिल्ली से जो ऑपरेट हो रहा है, ये जब तक उत्तराखंड से ऑपरेट नहीं होगा तब तक ये चीज़ें मुश्किल रहेंगी। तो एक सवाल इसी में मेरा निकल के और आया, अभी कुछ दिन, लगभग 1 साल पहले सरकार ने एक सूची निकाली है पेड़ों की कि इन पेड़ों को आप काट सकते हैं अगर ये पेड़ आपके खेत में उगाए हैं। और उन पेड़ों की सूची को अगर आप देखेंगे तो सबसे हास्यास्पद चीज़ ये है कि उस पेड़ों की लिस्ट में चीड़ शामिल नहीं है, जो कि पहाड़ में सबसे बड़ी एक, खेतों को खराब करने की सबसे बड़ी एक होती है। तो तब ये ज़रूरत महसूस होती है कि जो लोग देहरादून में बैठ कर के पॉलिसी बना रहे हैं इस प्रदेश के लिए, एसी रूम में बैठ कर के, जो धरातल पे नहीं है, वो जब इस तरह की पॉलिसी बनाएंगे, तभी जब वो पॉलिसी बनाएंगे तभी इस तरह की पॉलिसी निकल सकती है कि चीड़ उसमें शामिल नहीं है। क्या अभी भी आपको महसूस होता है कि गैरसैंण राजधानी का एकमात्र विकल्प होना चाहिए, पहाड़ में राजधानी का एकमात्र विकल्प होना चाहिए? देखो, गैरसैंण में राजधानी को लेके मैं इस बात के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को जरूर जो है साधुवाद देना चाहूंगा कि उस आदमी ने खड़े होकर कहा कि अब ये ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, क्योंकि उससे पहले कुछ नहीं कह रहे थे उसके लिए। इस प्रदेश में तो यही था ना कि भाई ये टेम्परेरी व्यवस्था देहरादून की, और सारा एस्टेब्लिशमेंट आपने यहाँ कर दिया। त्रिवेंद्र सिंह ने वहां पर खड़ा होकर जो बात बोली कि आज से ये जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो एक लाइन तो खींच गई कम से कम कि आपने उस दिशा में आगे बढ़ गए। दूसरा, उसके बगल में जो सारकोट गांव है, जिसको लेकर अभी आपने अखबारों में खबर पड़ी कि एक 20-21 साल की लड़की प्रधान बनी और मुख्यमंत्री ने उसको बधाई दी, फोन किया, उनका वीडियो आया, ऑडियो आया कि भाई उसको बधाई दे रहे हैं। उसके आलोक में एक और बड़ा विषय कि उस गांव में हमारे प्रदेश के नेताओं ने, खूब सारे लोगों ने जो है घर बनाने के लिए अपने लिए जगह ढूंढनी शुरू कर दी। वो विषय है, वो लोगों के दिमाग के भीतर इस प्रदेश के लोग जो जन भावनाएं, जो शहादतें, वो इस बात कर बिठाने में कामयाब हो गई है। देर सबेर वो निर्णय होगा, आज नहीं होगा कल होगा। मतलब उसको ग्रीष्मकालीन होने में ही जो 20 साल लग गए, तभी जाकर तो हुआ कि एक लाइन खींच के हाँ भाई ये कुछ है, ये खाली बिल्डिंग नहीं है, ये कोई जो है पिकनिक स्पॉट नहीं है। अब वहां बाकायदा लिखा हुआ कि ग्रीष्मकालीन राजधानी। अभी जो विधानसभा सत्र परसों आप देख रहे होने जा रहा है, उसमें लिखा जाएगा कि आप जो है
फलाने जगह गैरसैंण में, कहाँ जा रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण होने जा रहा है। तो वो लड़ाई वर्षों से चल रही थी। ये लड़ाई स्वतंत्रता के बाद की थी। जो हमारे जो पहाड़ में जो लोग थे, जिनका सपना था, अलग राज्य का सपना था, जो चाहते थे गैरसैंण हो, निश्चित रूप से वो हुआ है। और मेरा मानना है कि जो अव्यवस्था अब देहरादून में हो गई है, आप दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे वाला रूट तो आपने बना दिया, कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाएगा, लेकिन वो जब डाटकाली से आगे आएगा वो ट्रैफिक, आप संभाल नहीं पाओगे। डाटकाली से 2.5 घंटा लगेगा आपको विधानसभा पहुंचने में, आपको अपने घर आने में, कहीं भी आने में। तो जब तक मतलब आप उन सब चीजों पे चिंता नहीं करेंगे, आप एक बड़ा कंस्ट्रक्शन वहां रोकेंगे नहीं, आप एक नियम नहीं बनाएंगे कि भाई कितने स्टोरी तक आप जाएंगे, सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, एमडीडीए पिक एंड चूज के आधार पर अगर कार्यवाही करेगा तो नहीं चलेगा। तो निश्चित रूप से जो गैरसैंण का विषय है, गैरसैंण का विषय 2 प्रकार से आपको दिखाई देगा। गैरसैंण को लेकर एक बार मैंने एक होर्डिंग लगाया था रिस्पना पुल के ऊपर से, उसमें एक सिंपल स्लोगन था कि देहरादून बचाओ और गैरसैंण बसाओ। मैं भी इतने सालों से देहरादून में रह गया, मैं भी इतना परेशान हो गया हूं कि मुझे फाइनली एक स्कूटर खरीदना पड़ा कि जहां जा रहा हूं गाड़ी का चालान हो रहा है, वो गाड़ी खींच के ले जा रहा है, वो 1500 रुपए चालान कर रहा है कि आपने जो गलत जगह पार्क कर दिया, जगह ही नहीं यहाँ पर। तो हमें जाना पड़ा बाजार में। तो हमारा वही कहना था कि अगर आपको देहरादून की बचाना है, देहरादून कोई सामान्य जगह नहीं थी। देहरादून की तो जो पहचान लीची से लेके, आपके बासमती से लेके, आपके रिटायरमेंट लोगों को, आपकी वहां की हरियाली को लेकर, और मसूरी से लगता हुआ जो उसका वो था व्यू, उसको लेकर उसकी पहचान आज खत्म हो गई है। तो हमारा यही कहना था कि अगर आपको देहरादून को बचाना है तो उसके लिए आपको गैरसैंण को ही बसाना होगा। तो ये जो कदम है कि वो ग्रीष्मकालीन हो गई है, तो मेरा मानना है कि देर सवेर किसी न किसी दिन जरूर आएगा जब हम सब ये पॉडकास्ट जो है गैरसैंण में कर रहे होंगे और कह रहे होंगे आज हम उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में हैं। आज हम उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में हैं। उम्मीदें हैं और उम्मीदें बाकी रहनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदों पे ही दुनिया टिकी है। आपने हमें समय दिया अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अच्छी उम्मीद के साथ कि प्रदेश एक अच्छी राह पे आगे बढ़े। मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड के साथ। टिल दैट बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।